बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ भाषा, लिपि और व्याकरण को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ एक, भाषा, लिपि और व्याकरण। सबसे पहले बिंदु है हमारा भाषा। भाषा किसे कहते हैं? बोलचाल की भाषा में यदि मैं आपको समझाऊं तो अपने मन के बात को किसी के सामने रखना ही भाषा है। अब चाहे हम अपने मन की बात बोलकर किसी को बताएं या लिखकर बताएं या फिर इशारों से बताएं, ये क्या है? भाषा। विस्तृत रूप में यदि कहा जाए तो अपने मन के विचारों को आदान प्रदान करना ही भाषा कहलाता है। आइए पढ़ते हैं। गीतिका ने सपने में कहा, मेरी इच्छा है कि बादल झूम झूम कर बरसे, चारों ओर पानी पानी हो जाए, हम दोनों वर्षा में जी भर के भीगे, वाह कितना मजा आएगा। नीरज ने अपने मित्र को पत्र लिखा, काफी दिनों से तुम्हारा कोई पत्र नहीं मिला, क्या बात है? पत्र मिलते ही अपने कुशलता का समाचार दो, सबको यथा योग्य प्रणाम कहना, तुम्हारा अभिन्न मित्र नीरज। अब दूरदर्शन यानी टेलीविजन जिसे कहते हैं या टीवी जिसे हम कहते हैं, दूरदर्शन पर उद्घोषिका यानी जो बोलने वाली अनाउंसमेंट करती है, वो उद्घोषिका ने दर्शकों से कहा, कुछ तकनीकी खराबी के कारण आप हमारा कार्यक्रम 9:02 से 9:11 तक नहीं देख सकते, इसीलिए हमें खेद है। गीतिका के मन के भाव सपना तक कैसे पहुंचे? नीरज की बात उसके मत तक कैसे पहुंची? उद्घोषिका की बात दर्शकों तक कैसे पहुंची? यानी अपनी बात को पहुंचाने का माध्यम क्या है? सिर्फ भाषा। वास्तव में भाषा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी मन की बातों को दूसरे व्यक्ति के सामने प्रस्तुत करते हैं और सामने वाला उसकी बात को सुनकर प्रत्युत्तर करता है। हमारे मन के भावों को प्रकट करना भाषा कहलाता है। जिस साधन के द्वारा हम अपने मन के भाव प्रस्तुत करते हैं, वे भाषा कहलाते हैं। मन के भाव बोलकर प्रकट किए जा सकते हैं, लिखकर प्रकट किए जा सकते हैं। मन के भाव संकेत यानी इशारों की वजह से भी, इशारों के माध्यम से भी हम प्रस्तुत कर सकते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि भाषा को 3 भागों में विभक्त किया है, यानी 3 भागों में भाषा को बांटा गया है। पहला है मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा और तीसरा सांकेतिक भाषा। सबसे पहला है हमारा मौखिक भाषा। मौखिक भाषा वह भाषा होती है जिसमें हम मुख से बोलकर अपनी बात किसी सामने वाले के सामने प्रस्तुत करते हैं, सामने वाला सुनकर प्रत्युत्तर देता है, यह मौखिक भाषा कहलाती। मौखिक भाषा का उदाहरण है मंच से मंत्री जी का भाषण देना, टेलीफोन पर बात करना, अध्यापिका का कक्षा में पढ़ाना, ये सभी मौखिक भाषा के उदाहरण है। दूसरा हमारा आता है लिखित भाषा। लिखित भाषा वह भाषा कहलाती है जिसमें हम अपने मन के विचारों को या अपने भावों को लिखकर किसी के सामने प्रस्तुत करते हैं और सामने वाला उसको पढ़कर समझकर हमें जवाब देता है, वह लिखित भाषा कहलाती है। लिखित भाषा का उदाहरण है पत्र लेखन, पत्र पत्रिकाएं या फिर अखबार, ये सभी लिखित भाषा का उदाहरण है। हमारे देश में कई भाषाएं बोली जाती है, उसमें से अब एक और भाषा का रूप है जो है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा यानी इशारों से जो भाषा कही जाती है या समझाई जाती है, वह सांकेतिक भाषा कहलाती। जैसे किसी को पास बुलाना है तो हमने इशारे से बुलाया, या फिर ट्रैफिक सिग्नल पर जो हवलदार खड़ा होता है वो इशारों से ट्रैफिक को रोकना और चालू करने का कार्य करता है, वह सांकेतिक भाषा का उदाहरण है। हमारे देश में कई भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, कन्नड़, बंगाली, मलयालम, उर्दू, मराठी, गुजराती इत्यादि। ये सभी भाषाएं बोली जाती है हमारी भाषा देश में। लेकिन हिंदी हमारी राजभाषा है, यानी जो भी सरकारी कामकाज होते हैं वो हिंदी भाषा में किए जाते हैं। अब आता है लिपि। अगला बिंदु है लिपि। लिपि किसे कहते हैं? हम भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। वे जो चिन्ह हैं उनको लिखित रूप जब दिया जाता है तो वे लिपि कहलाते हैं। आइए पढ़ते हैं। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से कुछ ध्वनियां निकलती हैं। इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं।
भाषा को लिखते समय जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें उस भाषा की लिपि कहा जाता है। हमारी हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। हिंदी भाषा की जननी संस्कृत है, यानी संस्कृत भाषा ने ही हिंदी को जन्म दिया है। यानी दोनों भाषाओं की लिपि भी एक समान ही है, देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन लिपि है, मराठी भाषा की लिपि भी देवनागरी है, तमिल भाषा की तमिल लिपि, उर्दू भाषा की फारसी और बांग्ला लिपि लिखी जाती है। कई देशों में ध्वनियों को प्रकट करने के लिए चित्रों का प्रयोग किया जाता है। इस लिपि को चित्रात्मक लिपि के नाम से जाना जाता है। चीनी, जापान आदि भाषाओं में चित्रात्मक लिपि लिखी जाती है, यानी इनका जो लेखन है वो कैसा है, चित्रात्मक लिपि का लेखन है। अगला बिंदु हमारा आता है व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? किसी भी भाषा को बोल सही तरीके से समझने और लिखने के लिए हमें उसका सही ज्ञान होना जरूरी है, और सही ज्ञान हमें व्याकरण की वजह से होता है। यानी व्याकरण के माध्यम से हम किसी का कुछ गलत या सही होना समझ पाते हैं। अर्थात हम संक्षेप में यह कह सकते हैं कि व्याकरण का मुख्य कार्य है शुद्धिकरण। शुद्धिकरण यानी सही करने का मुख्य कार्य है व्याकरण। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, आइए इन्हें पढ़ते हैं। पहला है, यह जाता बालक है विद्यालय प्रतिदिन। यह वाक्य गलत है। ये हमें कैसे पता चलेगा कि गलत है? क्योंकि हमें व्याकरण का ज्ञान है। दूसरा वाक्य है प्रतिदिन यह विद्यालय बालक जाता। तीसरा वाक्य है, यह बालक प्रतिदिन विद्यालय जाता है। यह सही है। चौथा वाक्य है, यह विद्यालय प्रतिदिन जाता है। इन चारों में से कौन सा वाक्य सही है? इन चारों में से तीसरा वाक्य सही है। सही गलत का ज्ञान हमें कौन कराता है? व्याकरण। यानी व्याकरण से हम शुद्ध और अशुद्ध की पहचान कर लेते हैं। जिस ज्ञान से आपको यह पता चलता है कि दूसरा और चौथा वाक्य सही नहीं है, केवल तीसरा वाक्य सही है, उसी ज्ञान को ही व्याकरण कहा जाता है। किसी भाषा को ठीक लिखने और बोलने का ज्ञान कराने के लिए विशिष्ट ज्ञान को ही व्याकरण कहा जाता है। यानी शुद्धिकरण और अशुद्धिकरण की जानकारी हमें व्याकरण से ही मिलती है। संसार की प्रत्येक भाषा का अपना एक अलग व्याकरण होता है। किसी भाषा के व्याकरण का ठीक ठाक ज्ञान होने पर ही कोई व्यक्ति किसी भाषा के प्रयोग में निपुण हो सकता है। यहाँ यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि भाषा का निर्माण पहले होता है, उसके बाद व्याकरण बनाया जाता है। भाषा से व्याकरण बनाया जाता है, व्याकरण से भाषा को नहीं बनाया जा सकता। फिर भी संसार की प्रत्येक भाषा को व्याकरण की आवश्यकता अवश्य होती है। प्रत्येक भाषा का अपना व्याकरण होता है ताकि सही और गलत का ज्ञान हो सके। तो इसी के साथ ये पाठ भी समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये पाठ भाषा, लिपि और व्याकरण समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।